हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में आज हम मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास से लेके मध्य प्रदेश में वर्तमान में इतिहास मतलब वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं वहां तक का हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और जो स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में हुए हैं, मध्य प्रदेश का गठन क्या हुआ है, तो इन सभी को हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन काल से मौर्य काल तक का विवरण देखेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं जो प्राचीन काल से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल जो 2.5 लाख से 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक होता है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे। इसके अलावा मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसको देखेंगे और इसी के साथ लोह युगीन संस्कृति जो महापाषाण संस्कृति है उसको भी देखेंगे और वैदिक युग में क्या क्या स्थितियाँ थी, क्या क्या घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं, इनको देखेंगे। इसके अलावा महाजनपद काल और मौर्य काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये जान लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने जो घटनाएं घटी थी मनुष्य के जीवन में उनका कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध होता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अलावा एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला प्रचलन में तो थी लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है या पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन तब भी उनको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार के यह दो काल थे। तब हम प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश में देखें क्या घटित हुआ था या क्या ऐसी घटनाएं घटी हुई थी। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़, मंदसौर आदि यह स्थान है, यह प्रमुख स्थान, यह प्राग ऐतिहासिक मानव के स्थान के रूप में जाना जाता है। होशंगाबाद के निकट गुफाएं, भीमबेटका की कंदराएं एवं सागर के निकट पहाड़ियों में प्राग ऐतिहासिक मानव की कलात्मक अभिरुचियां देखने को मिलती हैं। तो प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़ और मंदसौर यह प्रमुख स्थल प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखें इसी के अंतर्गत नर्मदा घाटी सर्वेक्षण क्या था। तो जो नर्मदा घाटी है वहाँ पे HD सांकलिया और मैक क्राउन RV जोशी 3 यह पुरातात्विकविद थे। इनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया था और यहाँ पर हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए और यह पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। और इसके बारे में हम जाने तो महादेव पिपरिया से जो सूपेकर महोदय हैं उनको 860 औजार मिले हुए हैं। भीमबेटका, बेतवा घाटी से औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी से निसार अहमद ने कई उपकरणों की खोज भी की थी। नेक्स्ट हम देखें तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे ही पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के रूप में मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण को हम पढ़ते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल है वहाँ पे सूपेकर महोदय द्वारा मंडला में सर्वेक्षण का कार्य किया था और इस काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सोन घाटी, नाहरगढ़, मंदसौर, सीहोर, इंदौर और भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण की बात करें तो इस काल के उपकरण भीमबेटका, रीवा, सोन घाटी और शहडोल से प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमने जो 3 स्थल पढ़े हैं, पुरापाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल, नर्मदा सोन घाटी, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इनमें एक स्थान कॉमन है, वह है भीमबेटका। नेक्स्ट हम देखते हैं वह मध्य पुरापाषाण काल था, यह है मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है इस काल की सभ्यता के प्रमाण का पता लगाने के लिए बीबी मिश्र के द्वारा उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया था और इनके द्वारा भीमबेटका से ब्लेड उपकरण की खोज की गई थी। तो भीमबेटका से कौन से उपकरण की खोज की गई थी, तो ब्लेड उपकरण की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो बीबी मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं यह नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो यहाँ के जो नव पाषाण काल थे यह 5000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है
और स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में यह स्थल ऐरण, आदमगढ़, दमोह, सागर, जबलपुर आदि क्षेत्र नवपाषाणकालीन स्थल हैं और यहाँ पे नवपाषाणकालीन संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति कौन सी है या कौन से स्थल हैं? तो वह है ऐरण, आदमगढ़, दमोह, सागर, जबलपुर। लोह युगीन संस्कृति, तो लोह युगीन संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 950 ईसा पूर्व का समय माना जाता है और लोहे की खोज के बाद जो यह काल था लोह युगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा धूसर मृदभांड लोह युग की पहचान है। तो लोह युग की मुख्य पहचान क्या है? तो धूसर मृदभांड यहाँ की पहचान है। नेक्स्ट देखें ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग से तात्पर्य है कि जब मानव पत्थर तथा तांबे के उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह करता था, तो तांबे का उपयोग करने लगा था, तो इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता विद्यमान थी और मालवा के कायथा, आवरा, नाबदा, टोली, डोंगबाल, ऐरण, बेशनगर या विदिशा में आता है, ऐरण सागर जिले में आता है। तो यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो कायथा है वह मध्य प्रदेश में पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। तो मध्य प्रदेश में पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती कौन सी थी? तो कायथा थी और यह कब से कब तक थी? तो 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व के मध्य यह बस्ती वहाँ पर थी। नेक्स्ट हम देखें तो इन स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के टुकड़े, काला लाल मृदभांड, परिवहन की गाड़ियाँ मिली हैं जो मिट्टी की बनी हुई थी। इसके अलावा खोज किसने की थी? तो 2 प्रमुख स्थल यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनमें से है नागदा और कायथा। नागदा और कायथा की खोज डॉक्टर बांकड़कर महोदय के द्वारा की गई थी, जबकि नाबदा टोली जो महेश्वर में है वहाँ की खोज HD सांकलिया द्वारा की गई थी। तो HD सांकलिया द्वारा नाबदा टोली की खोज की गई थी और बांकड़कर महोदय द्वारा नागदा और कायथा की खोज की गई थी। प्राचीन काल एवं वैदिक काल में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार कारकोट के जो नागवंशी शासक थे वह नर्मदा के किनारे काड़े नामक स्थान पर शासन करते थे। तो कहाँ पे इस कारकोट के शासक निवास करते थे या शासन करते थे? तो काड़े नामक स्थान पर शासन करते थे। इन्हीं के समकक्ष अयोध्या के जो इक्ष्वाकु वंश थे वहाँ के राजा मानधाता भी शासन करते थे। तो और इसी टाइम पर जो कारकोट के नागवंशी शासक थे इनके मध्य और गंधर्वों के मध्य संघर्ष की स्थिति थी। इसको देखते हुए जो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता थे उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा था। तो यह किसकी सहायता करने आए थे? तो नागवंशी शासकों की यह सहायता करने आए थे और पुरुकुत्स की सेना ने गंधर्वों को पराजित भी कर दिया था। अब पराजित किया था तो इस विजय से प्रसन्न होकर जो नागवंशी शासक थे उन्होंने अपनी पुत्री रेवा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। तो रेवा का विवाह किससे हुआ था? पुरुकुत्स से हुआ था और बाद में पुरुकुत्स ने ही अपनी पत्नी का नाम रेवा बदलकर नर्मदा रख दिया था। तो नर्मदा नदी का विवाह किससे माना जाता है या जो नर्मदा थी उनका किससे माना जाता है? तो पुरुकुत्स से माना जाता है। पहले रेवा नाम था, जो नर्मदा थी वह नागवंशी शासक की पुत्री थी और पुरुकुत्स अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र थे। इसी वंश के जो शासक थे मुचकुंद, उन्होंने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना भी की थी और यह वर्तमान में खंडवा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से यह पौराणिक कथा यहाँ पे प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करें यादव वंश के जो हैहक शासक थे उनका इस वैदिक काल या प्राचीन काल में इस क्षेत्र में काफ़ी वैभव था और हैहक शासक महेश्मत ने नर्मदा किनारे महेश्मती नगरी की स्थापना की थी। तो महेश्मती नगरी किसने बसाई थी? तो हैहक वंश के शासक महेश्मत ने महेश्मती नगरी बसाई थी जो महेश्वर के नाम से जानी जाती है। और महेश्वती के जो इक्ष्वाकु और नागों को इन्होंने हराया था और इन्होंने महेश्मती को ही इन दोनों वंशों को हराने का श्रेय भी जाता है।
तो महेश्वती ने किन राजाओं को हराया था? तो इक्ष्वाकु और नागों को हराया था। इसके अलावा जो महेश्वती वंश था, तो इस वंश के एक प्रमुख शासक थे कृतवीर, एक प्रतापी शासक हुए थे, और इन्हीं के शासन काल में हैहक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मतलब सबसे ज़्यादा विशाल साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो कृतवीर के शासन काल में हुई थी। कृतवीर के वंश में अर्जुन, जिसे कीर्तिवीर अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन या सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासन काल में भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैहक वंश का शासन हुआ करता था। और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य एवं महाकांतर के घने वन थे, और अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन यदुवंशीय नरेश मधु इस क्षेत्र में शासक करते थे। इसके अलावा राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दसार्ण वर्तमान विदिशा पर शासन किया था, और उनकी राजधानी कुशावती थी। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि सतपुड़ा व विंध्य प्रदेश के वनों में कभी निषाद जाति के लोग भी रहते थे। इसके अलावा पांडवों के बारे में भी पता चलता है कि अज्ञातवास का कुछ समय उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में इस क्षेत्र के राजाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया था। और जैसे महाकाव्य के कुछ काल के नगर थे, जैसे विराटपुरी जो आज वर्तमान में सोहागपुर है, कुंतलपुर जिसे कोड़िया कहा जाता है, महेशमती जिसे महेश्वर कहा जाता है, उज्जैनी जिसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो यह कुछ महाभारत काल के नगर के नाम रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किंवदंती या अनुश्रुति प्रचलित है। तो उसके अनुसार जो नल थे, नल ने ही नलपुर नामक नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी में नरवर के किले के रूप में जाना जाता है। और राजा नल ने ही यहाँ पे एक किला बनवाया था। और नल दमयंती, जो दमयंती थी, वह एक प्रसिद्ध राजा भीमरथ थे, उनकी कन्या थी, और दमयंती का विवाह नल से हुआ था। तो नल दमयंती की प्रणय गाथा के लिए शिवपुरी के नरवर के किले को जाना जाता है। इसके अलावा कवि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे था, और वह तमसा नदी आज आधुनिक टोंस नदी के रूप में जानी जाती है, जो अमरकंटक से निकलती है। तो इस प्रकार से यह प्राचीन काल या वैदिक काल के बारे में कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में हम देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। तो कितनी जनपदें थी? महाजनपद काल में 16 जनपदें थी। सबसे पहले चेदी जनपद थी। यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र और उसके समीपस्थ क्षेत्र में विस्तारित थी। अब जब यह विस्तारित थी तो इसकी राजधानी कौन सी थी, इसको भी हम जान लेते हैं। तो जो चेदी महाजनपद थी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो अगली जनपद थी यहाँ पे, वह थी उज्जैनी या अवंती। तो मध्य प्रदेश में 2 जनपदें थी, 16 जनपद में से चेदी जनपद और अवंती जनपद। जो चेदी जनपद है उसकी राजधानी शक्तिमती थी, और अवंती जनपद की हम बात करें तो यह उज्जैन प्रदेश के आसपास के क्षेत्र से मिलकर बनी हुई थी। और यह जो उज्जैन प्रदेश था, यह बेत्रवती नदी अर्थात बेतवा नदी द्वारा उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ था। तो अवंती जनपद को किस नदी द्वारा 2 विभागों में बांटा गया था, उत्तर या दक्षिण में? तो बेतवा नदी द्वारा। उज्जैनी तथा महेश्वती दोनों ही दक्षिणापथ, जो दक्षिणापथ था वहाँ पे स्थित था, और इसी मार्ग पर, जो दक्षिणापथ मार्ग था, इसी पर विदिशा नगरी भी स्थित थी। और विदिशा को ही दसार्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। और हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो महाभारत काल में एक शिशुपाल शासक थे, उनका यहाँ पे शासन था। और इसके अलावा यहाँ पे बेतवा नदी द्वारा जनपदों को बांटा गया था। और जो दक्षिण अवंती थी उसकी राजधानी महेश्वती थी, और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। तो हमने अभी पढ़ा है कि उत्तर दक्षिण में विभाजित थी, किस नदी द्वारा थी? तो बेतवा नदी द्वारा। और राजधानियों की बात करें तो उज्जैन जो राजधानी थी वह अवंती की थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वती थी। इसके अलावा जो अवंती प्रदेश था वह बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट हम बात करें मौर्य काल की। तो मौर्य काल 323 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो मौर्य शासक था महापद्मनंद या नंद वंश का शासक था महापद्मनंद, उसने हैहक वंशीय राजधानी महेश्वती को जीता था। तो महेश्वती को महापद्मनंद के द्वारा जीता गया था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भी
नंद वंश को पराजित किया गया था। अब जब नंद वंश को पराजित किया गया है और उनका साम्राज्य महिष्मति मतलब पहले ही महापद्मनंद जीत चुका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी यह उसके साम्राज्य का भाग रहा ही होगा। अब हम नेक्स्ट देखें तो जो मौर्य वंश के द्वितीय शासक थे मतलब बिंदुसार थे, जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, उनके समय पर अवंती प्रदेश का राज्यपाल अशोक को बनाया गया था और बाद में यही मगध के शासक भी बने थे। अवंती राज का नामकरण किसने किया था? उदयन के द्वारा अवंती राज का नामकरण किया गया था। और जो सहेली अनुश्रुति है उससे पता चलता है कि उज्जैनी जाते समय अशोक ने विदिशा के जो श्रेष्ठी पुत्री थी श्री देवी या देवी के नाम से जाना जाता है, उनसे विवाह किया था। और जो महाबोधि वंश एक ग्रंथ है, उसके द्वारा देवी का नाम वेदिस महादेवी के नाम से मिलता है। तो क्या नाम मिलता है? तो वेदिस महादेवी नाम इनका मिलता है। नेक्स्ट हम देखें तो उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया गया था और जो महादेवी थी उन्हीं के लिए इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को मानती थी। और महादेवी से ही अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें बाहर अशोक ने भेजा था। इसके अलावा गुर्जरा जो दतिया में है, गुर्जरा दतिया में स्थित है और यहाँ पे एक अभिलेख मिला है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सांची में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची के अतिरिक्त अशोक द्वारा आधुनिक विदिशा, सतधारा, सुनामी, अंधेर, भोजपुर, रूपन्नाथ जो जबलपुर में स्थित है, पानगुड़ारिया जो सीहोर जिले में आता है, यहाँ पे स्तूपों का निर्माण व अभिलेखों का निर्माण करवाया गया था। जो पानगुड़ारिया है सीहोर जिले में आता है, वहाँ पे जो अभिलेख है वहाँ से अशोक के नाम की पुष्टि होती है। इसके अलावा मौर्य काल में यहाँ पे 4 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, जिसमें से जो तीसरा मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, श्रावस्ती तक, और इसी मार्ग पर उज्जैनी, महिष्मति और विदिशा नगर स्थित था। और हम बात करें इस काल की तो जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे अनेक मौर्यकालीन आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और इस युग में सूती वस्त्र तैयार किए जाने वाले केंद्रों में महिष्मति को शामिल किया जाता था। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे अशोक के कई लघु शिलालेख मिले हैं, जिनमें से गुर्जरा यह दतिया में स्थित है, रूपनाथ यह जबलपुर में स्थित है, और देखें तो मारो यह शहडोल जिले में स्थित अभिलेख है, सांची रायसेन जिले में स्थित है, भरहोत का स्तूप यह सतना जिले में स्थित है। तो यह कुछ स्तूप यहाँ पे स्थित थे। और विदिशा में जो यक्षों की प्रतिमाएं मिली हैं, विदिशा या बेसनगर में जो यक्षों की प्रतिमाएं मिली हैं वह भी मौर्यकालीन हैं और अशोक द्वारा ही भरहोत का स्तूप सतना जिले में बनवाया गया था। मौर्य काल में जो अंतिम चरण था मतलब लास्ट मौर्य काल था, वहाँ पर भारत में अनेक जनपद थी। इस समय पर मध्य प्रदेश में 7 नगर की स्थापना हुई थी और वह 7 नगर कौन से थे? तो त्रिपुरी, एरण, महिष्मति, विदिशा, उज्जैनी, पद्मावती और भागिल यह प्रमुख नगर स्थापित किए गए थे। तो इस प्रकार से यह प्राचीन काल से मौर्य काल तक था। वैसे ही इतिहास पढ़ना बोरिंग महसूस होता है तो इसको शॉर्ट में ही पढ़ा है हमने। जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे और नेक्स्ट जब मध्य प्रदेश के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उनको हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, एक वंश के बारे में जानेंगे, क्योंकि MPPSC प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।